नमस्कार, संवेग आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष राणा जी। आशुतोष राणा ने यूकेपीएससी 2024 की परीक्षा में रैंक 18 डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर का पद हासिल किया है। तो आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको कैसा लग रहा है ये सफलता प्राप्त करके? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा। हमारा रिजल्ट 1 जून को आया। एक्चुअली मुझे लग तो रहा था कि होगा, पर क्योंकि इससे पहले हुआ नहीं था तो एक डर भी रहता है कि क्या होगा, 50-50 रहता है कि होगा कि नहीं होगा। तो रिजल्ट आता है, थोड़ी देर आदमी सिंक इन नहीं कर पाता है कि क्या सच में हो गया है। मतलब शुरू में तो पता लगता नहीं है कि एक्चुअली आप बेरोज़गार हो और उससे अचानक से आपकी नौकरी लग जाए, तो शुरू में सिंक इन नहीं होती है सब चीज़ें। पर धीरे-धीरे करके सिंक इन होने लग जाता है कि ठीक हो गया, कुछ कर दिया। चलिए, आशुतोष जी मुझे बताइए कि आशुतोष राणा कौन है, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है और क्या उनकी लाइफ में मोटिवेशन थी कि उनको सिविल सर्विसेज ही करनी है? ठीक है, मैं इसमें बताऊँगा। जैसे मैं उत्तरकाशी जनपद का हूँ, उत्तरकाशी के बरगुड़ जनपद का हूँ मैं। तो मैंने जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन है 10th तक की वो एसडीआर बरगुड़ से ही कंप्लीट की है। उसके बाद 11th-12th मैंने एसडीआर पटेल नगर से, ग्रेजुएशन मैंने एसडीआर पीजी कॉलेज से किया है और फिर मैंने एमए इन पॉलिटिकल साइंस किया है, वो डीएवी पीजी कॉलेज से किया है। ये तो मेरी एकेडमिक हो रही है। और बात रही मोटिवेशन की, तो क्योंकि मेरे फैमिली में पहले से मेरे फादर रेवेन्यू सर्विस में रहे हैं, तो मैंने पहले से ही दिखाया है कि कैसे ये जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो कैसे सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं और कैसे इस जॉब से आप एक रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी में या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में। तो इसलिए मेरा मोटिवेशन रहा है कि मेरे को इस सर्विस में जाके कुछ करना है। आशुतोष जी, आपको मैं ये जानना चाहूंगा कितना समय इस परीक्षा में लगा, क्योंकि कई कैंडिडेट्स को ज्यादा लगता है, किसी को कोई पहली बार में ही निकाल देते हैं। तो आपको कितना इस परीक्षा को मतलब पार करने में समय लगा? हाँ, मैंने अपनी प्रिपरेशन आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन 2019 में स्टार्ट की थी। तो वहाँ से देखा जाए तो मेरे को भी 7 ईयर्स लग चुके हैं इस प्रिपरेशन में, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, 2 ढाई साल भी लग जाते हैं। तो 7 साल मेरे को प्रिपरेशन करते-करते लग चुके हैं। तो आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या होता है ये परीक्षा बहुत लंबी रहती है, इसकी तैयारी बहुत लंबी होती है। जैसे आपको भी आप बता रहे हैं कि करीब 5 साल लग गए इसकी तैयारी में। तो इस दौरान क्या होता है कि ना, कैंडिडेट को सेल्फ डाउट होता है, काफी एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, एक बार लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उस लेकिन कई कैंडिडेट जो उससे उभर के आ जाता है, उससे जो लड़ के आ जाता है, तो वो ही आगे जाके सफल हो पाता है, जैसे आप हुए हैं आज। तो क्या आपकी लाइफ में, क्या आपकी तैयारी के दौरान आपने ऐसी कोई स्थिति देखी और आपने उससे कैसे आप उससे उभर कर आए? क्योंकि प्रिपरेशन इतनी लंबी होती है यहाँ पे, तो जब शुरू-शुरू में इनिशियल आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो आपको डाउट होने लगता है, सेल्फ डाउट होने जाता है कि आपकी प्रिपरेशन सही है या कहाँ हम लैग कर रहे हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं कर नहीं पा रहा हूँ। शुरू में सेल्फ डाउट होने जाता है। मुझे लगता है इस चीज़ में आपका फ्रेंड सर्कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंड सर्कल में आप कैसे हो, आप पूछ सकते हो उनसे कि उनसे रिव्यू ले सकते हो, कहाँ कमी हो रही है, कैसे मैं इसमें उभरूँ। इसके अलावा आपका फैमिली से लगातार बात करते रहना, क्योंकि लंबी प्रोसेस है, आपको कनेक्ट होते रहना पड़ेगा। एक सेल्फ बिलीव रखना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। और अगर आपके ग्रुप से कोई लोग निकलते हैं, साथ से निकल रहे हैं, तो आपको बिलीव होता है कि हाँ, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। तो मेरे लिए तो यही है कि सेल्फ बिलीव करना है और लगातार कंटिन्यू काम करते रहना है। आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो प्रीलिम्स है, तो उसकी आपकी क्या ओवरऑल स्ट्रेटेजी रही? कैसे आपने प्रीलिम्स को टैकल करा? और आजकल जैसे जो लगातार देखा जा रहा है कि प्रीलिम्स टफ होते जा रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, यूकेपीएससी का एग्जाम हो, तो उसको कैसे, मतलब कोई कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट को टैकल करना चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेटेजी है? मेरे को लगता है ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें प्रीलिम्स ही सबसे टफ है, क्योंकि कंपटीशन सबसे हाइपर प्रीलिम्स में ही है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे साथ में बहुत है, कि प्रीलिम्स क्वालीफाई करना कठिन हो जाता है। मेंस और इंटरव्यू जैसे मैं खुद हूँ, मैंने भी 3 प्रीलिम्स फेल किए हैं, उत्तराखंड के 3 अलग-अलग एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स फेल किए हैं। फर्स्ट प्रीलिम्स था जो क्वालीफाई हुआ, और प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ तो मुझे लगता था कि मैं मेंस लिख दूँगा, तो मेंस भी इस बार क्वालीफाई हुआ और इंटरव्यू भी, फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। तो प्रीलिम्स यहाँ काफ़ी टफ प्रोसेस है। तो प्रीलिम्स में आपको पता होनी चाहिए, आपको कौन से रिसोर्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है और कैसे इसमें होता है। जैसे आपका पीवाईक्यू देख लेना या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स क्वालीफाई करना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स का नॉलेज आपका मेंस में भी और आगे इंटरव्यू सभी में काम आता है। मतलब अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो ये आगे भी अच्छा काम आता है। बिल्कुल। आशुतोष जी, इसी का फॉलोअप मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसी मेंस में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? आपने आंसर राइटिंग के लिए कैसे प्रैक्टिस करी? और ओवरऑल क्या कोई वीक सब्जेक्ट रहे होंगे अगर आपके मेंस में, तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया?
मेंस का तो पहले ऐसा है, क्योंकि मेंस सबसे पहले तो सिलेबस देखना है, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी लेंथी है, 8-10 पन्ने का सिलेबस है। की पॉइंट्स पकड़ने हैं कि क्या-क्या सिलेबस में की पॉइंट्स है, सोसाइटी हो गया, तो सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, कितने टॉपिक्स है, जीएस 1 में कंबाइंड सिलेबस आता है, तो सबसे पहले सिलेबस पकड़ना है। सिलेबस में ये डिसाइड कर देना है कि मेरे रिसोर्सेज क्या होंगे, वो फ़िल्टर आउट कर देना है रिसोर्सेज अपने पूछ के, कि फ़िल्टर आउट रिसोर्सेज देख लेना है। और फिर मेरे को लगता है कि इसमें सबसे मेन आपके सेल्फ के नोट होने चाहिए। आपने पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, उसके अपने 2-3 पन्ने के नोट्स बना दिए, बहुत लेंथी नोट्स भी नहीं बनाने, क्योंकि आंसर तो वहाँ पे 2 पन्ने में लिखना है, तो बुलेट पॉइंट्स में आपके नोट्स हो, मतलब कोशिश करना है कि कम पेज में ज़्यादा कम स्पेस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो उसमें। तो ऐसे बुलेट पॉइंट नोट करके जितने भी पेपर है उन सबके नोट्स बना देने हैं। सबसे मेन तो यही है, अपने खुद के नोट्स बना देने हैं, सेल्फ नोट्स, क्योंकि रिवीजन के लिए भी अच्छे हैंडी नोट्स होते हैं, तो लास्ट में रिवीजन करने के लिए भी अच्छे हो जाते हैं लास्ट में, ये चीज़ है। बाकी कुछ सब्जेक्ट जैसे एथिक्स हो गया, एथिक्स में केस स्टडी, तो उसमें तो ये है कि आप कितना सॉल्व कर सकते हैं केस स्टडी। आंसर राइटिंग का भी है कि आपको पता होना चाहिए, आपको आंसर कैसे लिखना है, पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। तो जनरली मैं तो पॉइंट फॉर्मेट प्रेफर करता था। पॉइंट फॉर्मेट में ऐसा होता है कि ज़्यादा पॉइंट लिखे जा सकते हैं। पैराग्राफ में कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर चेक करने में उसको वो लगता है, आलस सा भी लगता है कि इतना ऐसे जैसे लिख दिया है। तो पॉइंट फॉर्मेट में मेरे को लगता है पॉइंट फॉर्मेट बेस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है। आशुतोष जी, ऐसी इंटरव्यू के जो थर्ड स्टेज होती है वो इंटरव्यू की होती है। मैं इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि कैसा आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है, कैसे आपने उसको टैकल किया है, और क्या आप टिप्स देंगे जो अभी लोअर पीसीएस का इंटरव्यू होने वाला है आने आने वाले समय में, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए आपकी क्या टिप्स रहेंगी? पर्सनली मुझे लगता है, मतलब जो मेरा अपना है, कि मुझे इंटरव्यू में काफ़ी डर लगता था, मतलब फेस करना, कि 30 मिनट का इंटरव्यू होगा, वो क्या पूछेंगे, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी रैंडम है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, क्या होगा, कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ। कुछ लोगों को होता है वो लिख अच्छा लेते हैं, प्री भी अच्छा होता है, पर इंटरव्यू में बहुत डरते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं, कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो इंटरव्यू को लेकर काफ़ी डाउट्स होते हैं। उस चीज़ में ये होता है कि आपको गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए इंटरव्यू में, आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू में माहौल होता है कैसे है, क्यों इंटरव्यू के बहुत क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, कि क्या होगा, कैसे मैं टैकल करूँगा क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो आपको एक गाइडेंस होनी चाहिए अच्छी इंटरव्यू की, क्या होगा। दूसरा, इंटरव्यू में मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, आपको 4-5 मॉक लगानी चाहिए। मॉक आपको एक तो इन्फॉर्मेशन देगा, नॉलेज देगा, दूसरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, आपको कॉन्फिडेंस देगा। मैं शुरू में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता था, मतलब हमेशा इंटरव्यू से पहले डर के रहता था कि क्या होगा। मैंने 4-5 मॉक लगाए, या संबे गाइस अकेडमी में लगाए, सर ने बताया, सर गाइडेंस देते हैं, सर आपकी कमियाँ बताते हैं, पॉजिटिव्स बताते हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। धीरे-धीरे आप बोलना सीखते हैं। एक बार आप बोलना सीख जाते हैं तो आपके व्यूज खुद ही निकलने लग जाते हैं। सब पर्सनैलिटी का है उसमें, ये नहीं डरना। उसमें ऐसा होता है इंटरव्यू में कि अगर आपने सॉरी भी बोला है तो लगना चाहिए कि जेन्युइन सॉरी है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं रैंडम जिनका कोई आंसर नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि आप फालतू, ऐसे तो नहीं है कि कुछ भी बोल दे रहे हो। आपको ये है कि आपको सॉरी बोलने में आनी चाहिए कि ठीक है सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं है पता, और जो आता है वो आना चाहिए। इंटरव्यू तो यही है मेरे ख्याल से, पर्सनैलिटी पे काम करना इंटरव्यू में ज़्यादा, और गाइडेंस होनी चाहिए अच्छी, और मॉक लगाओ तो हो जाता है इंटरव्यू। बहुत बढ़िया एडवाइस दी आपने। ऐसी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या होता है कि तैयारी के दौरान ना कैंडिडेट को जब एक दो सेटबैक्स मिलते हैं, तब वो सेल्फ एनालिसिस के उसमें जाता है। वो देखता है यार मेरे अंदर क्या कमी रह रही है कि मेरा नहीं निकल रहा, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, मेरा मेंस में कोई दिक्कत आ रही है। तो क्या आपने कोई ऐसी कमियां ढूंढी अपने अंदर? क्या आपके कोई वीक पॉइंट्स थे जिनको आपने एनालाइज किया, जिनको आपने आइडेंटिफाई किया सबसे पहले, तो फिर एनालाइज किया, और फिर क्या उनके लिए आपने इम्प्रूवमेंट करी, कैसे उनको ठीक किया? अब जैसे इसमें मैं कहना चाहता हूँ, जैसे पैटर्न चेंज हुआ है। अब प्री में या मेंस हो, दो मेंस में दो पेपर उत्तराखंड के आते हैं। प्री में 50 नंबर का उत्तराखंड, 33% अप्रोक्स उन्होंने उत्तराखंड कर दिया है। तो इसमें ये है, जब मैं शुरू में आया था तो मेरी उत्तराखंड उतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि यहाँ प्री में काफ़ी उत्तराखंड का फैक्चुअल है, उसके रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड एक पोर्शन था। जब मेरे शुरू के प्री नहीं निकले तो मैंने एनालाइज किया कि जैसे यहाँ कंप्यूटर हो गया, उत्तराखंड हो गया, या आपका मैथ्स के रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, ये मेरे थोड़ा वीक पॉइंट थे। तो मैंने इन चीज़ों में काम करना शुरू कर दिया कि कैसे मैं अपनी उत्तराखंड स्ट्रॉन्ग करूँ, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड का काफ़ी वेटेज है। आपका उत्तराखंड स्ट्रॉन्ग होगी तो आप मीन्स में भी अच्छा करोगे, और क्योंकि आपको उत्तराखंड में सर्व करना है तो आपको उत्तराखंड के बारे में, यहाँ की सोसाइटी, कल्चर, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने उत्तराखंड पे काम किया, और क्योंकि उत्तराखंड में आपका काम होगा तो आपका प्री भी निकलेगा, आपके 2 पेपर अच्छे टैकल हो जाएंगे मीन्स के। तो मेरे को लगता है कि उत्तराखंड एक मेजर पोर्शन प्ले करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैंने अपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करे जो मेरे कमजोर थे, उन पे काम किया, कैसे उन्हें स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, पीवाईक्यू देख के या क्वेश्चंस लगा के जितना ज़्यादा हो सकता है, इस तरह से हमने इम्प्रूव किया। अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि आशुतोष राणा की सीक्रेट बुक लिस्ट क्या थी? अच्छा। क्या आशुतोष राणा ने कौन से मटेरियल्स रिफर करे, कैसे उनको चूज किया, आइडेंटिफाई किया कि नहीं यही मटेरियल मेरे लिए सही है, ये मटेरियल मेरे को नहीं चाहिए? तो कैसे उन्होंने मटेरियल्स के गो थ्रू किया, उनको आइडेंटिफाई किया, उनको चूज किया कि मेरे लिए यही मटेरियल चाहिए? तो क्या आपकी सीक्रेट बुक लिस्ट रही है, हमें बताइए। मुझे लगता है इस जो पूरी प्रिपरेशन है इसमें रिसोर्सेज की कमी नहीं है।
आपके टाइम में तो यूट्यूब हो गया या कुछ भी चीज़ हो गया, बहुत रिसोर्सेज है, बल्क ऑफ रिसोर्सेज है, ओवरलोडिंग हो चुकी है रिसोर्सेज की। सबसे पहले सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस पेपर में क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है, ये पता होनी चाहिए आपको। तो रिसोर्सेज सेग्रीगेट करना है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसी चीज़ है जो प्री कम मीन्स है या प्री प्री में जरूरी है। इसके लिए आपको रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए। उत्तराखंड की रिसोर्सेज कम है, तो उत्तराखंड में तो जैसे यहाँ परीक्षा वाणी हो गई या अजय सिंह रावत हो गई, यही किताब पढ़ी जाती है। मैंने प्री के लिए अलग करे थे, प्री के लिए आपके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा मेन है। आप घटना चक्र की जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं वो लगा सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक का जो ऐप होता है उस पर कर सकते हैं, ऑनलाइन पेपर मिल जाते हैं, मॉक दे सकते हैं, क्वेश्चन उसमें लगाना है, क्योंकि लास्ट में तो वही है कि आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। कई बार OMR में लोग गलत गोले ही भर देते हैं, तो आपको लास्ट में ये करना चाहिए कि पेपर लेके OMR में भरने की कोशिश करनी चाहिए, गोले गलत ना हो। यहाँ गोले गलत भी बहुत होते हैं, कई बार बच्चे ऊपर नीचे कर देते हैं, वो चीज़ है। बाकी मेंस का तो ये है कि सिलेबस पकड़ो, अपने नोट्स बनाओ, उसको देखो कि मैं कहाँ से रेफर कर सकता हूँ। अब तो चैट GPT से भी आप रेफर कर सकते हो। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक तो वही है जो सब पढ़ते हैं, NCERT हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, वही स्टैंडर्ड बुक्स। और बाकी अपना नोट्स बनाना मेंस के लिए, और प्री के लिए तो ये है कि क्वेश्चन लगाना है, जितना ज़्यादा लगा सकते हो उसमें घटना चक्र अच्छे से सोच मेरे ख्याल से। ओके, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आशुतोष राणा का सक्सेस मंत्र क्या है? आप मतलब ये हमें ज़रूर बताइए कि क्या आपका आपके लिए क्या चीज़ काम कर गई, जिसने आपको आज ये मुकाम हासिल करके दिया है? और दूसरा कि आपकी क्या एडवाइस है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, जो अगले आने वाले PCS की परीक्षा में बैठेंगे, उन सभी के लिए आपकी क्या एडवाइस है जनरली? अगर मैं सक्सेस मंत्र की बात करूँ तो स्पेशली मेरे को लगता है कि जो प्रीलिम्स होता है, जो आपका फाउंडेशन है, स्पेशली फाउंडेशन, वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका यहाँ आपको उत्तराखंड में स्पेशली PCS के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें स्पेशली आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए, आपके फैक्ट्स भी क्लियर होनी चाहिए। फैक्ट्स आपको फिल्म क्वालिफाई कराएगा, जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको मेन्स क्वालिफाई कराएंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई कराएंगे। तो आपका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छी फाउंडेशन होनी चाहिए। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है तो आप मेन्स भी क्वालिफाई करोगे, आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई करोगे। तो मेरे को ये लगता है कि आपका ओवरऑल होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की भी, फैक्ट्स की भी। और बाकी ये सक्सेस मंत्र की तो सबसे पहले बच्चों को ये क्लियरफाई होने चाहिए कि उन्हें क्या करना है। मतलब ऐसे नहीं है, कई बार 2-2 3-3 पेपर के बीच हम पढ़ते हैं कि हम वनडे भी देख लेंगे, हम PCS का भी कर लेंगे, हम UPSC भी कर लेंगे। तो उसके लिए ये होता है कि हमको पता होना चाहिए कि हम PCS करना है कि वनडे में जाना है या UPSC करना है। एक सेल्फ बिलीव होनी चाहिए कि अगर प्रोसेस है, लेंदी है, मैं कर सकता हूँ। फेलियर्स भी होते हैं, मैंने भी देखे हैं, शुरू में प्री नहीं निकले, उसका प्री निकलना शुरू हुआ तो प्री निकले। दूसरा, नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ बच्चे कई बार करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई सर्टेन नहीं है नोटिफिकेशन आने में। तो मुझे लगता है जो लीन पीरियड होता है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, पता है कि आएगा कभी कभी, उस लीन पीरियड में जो आपकी कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उस पर वर्क करना, और उस टाइम पे अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना, वो आपका काम आता है आगे जाके। तो मेरा यही मानना है कि आपका लीन पीरियड का अच्छे से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो हार्ड वर्क है तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, साथ में पेशेंस भी रखना पड़ता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, 2-2.5 साल लग जाते हैं, तो पेशेंस होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। हार्ड वर्क करने से सबका हो जाता है। हमारा हुआ है तो मुझे लगता है कि औरों का भी हो सकता है। ये बिलीफ सिस्टम होने चाहिए। कल के दिन हमारा भी नहीं था तो हमें लगता है नहीं होता है, और जब होने लग जाता है तो अच्छा लगता है कि हो सकता है, सब कुछ। बिल्कुल। आशुतोष जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप संवेग IAS से कब और कैसे जुड़े, और आपका यहाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? समय का IAS अकेडमी से मेरा बॉन्ड काफ़ी लंबा है। मतलब मैंने जब यहाँ पे ये 2024 का प्रीलिम्स दिया, उसके बाद मेंस, यहाँ पे मेंस मॉक लगाए, काफ़ी सारे लगाए। सर का इतना अच्छा वो है यहाँ पे मॉक्स का पैटर्न, कि सर का जो सबसे मॉक्स का जो मैंने देखा है, मैंने पेपर हर जगह के भी देखे, पर सर के जो पेपर जो मॉक्स के पेपर होते हैं वो सबसे एक्यूरेट पाए गए हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था। तो सर ने जो पेपर बनाए थे वो सबसे एक्यूरेट देखे गए कि सबसे एक्यूरेट था सर का मॉक्स। शुरू में सर को कई बार ये भी लगता था कि ये कठिन पेपर है, बनते हैं, लेंदी है, कठिन नहीं हो पाएंगे, पर ओवरऑल वही पेपर काम देते हैं। मतलब इस ऐसा होता है मॉक में कि जितना मॉक कठिन होगा वहाँ पे ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। सर काफ़ी कोऑर्डिनेटिंग है। मैं सर को स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा कि जब भी कभी वो होता है आपको कि डाउट होता है कि होगा कि नहीं होगा, आप सर से बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं। बच्चों का लास्ट तक साथ देते हैं, ऐसे नहीं है कि थोड़ा दे दिया छोड़ दिया, लास्ट तक सर साथ देते हैं। आप कभी भी हो जाए, आपका नहीं भी हो, तभी आप सर की गाइडेंस ले सकते हैं। तो समय से मेरा बॉन्ड तो काफ़ी रहा है, चाहे वो मेंस में हो, इंटरव्यू की गाइडेंस हो, सर ने हर बात में वो करा है, सपोर्ट करा है, मार्गदर्शन दिया है। मैं सर का बहुत आभारी हूँ, सर ने हमारी गाइडेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज समय दिया और आप हमारे संवेग IAS के माध्यम से इन सभी कैंडिडेट से जुड़े। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आपके फ्यूचर के लिए। ठीक, थैंक यू सो मच।